गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब के सारे देखो बहुत सारे चार्टर एक्ट बने थे, बहुत सारे भारत शासन अधिनियम बने थे, तो हम लोग भारत शासन अधिनियम से एक एक करके आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब का है ये एक्ट? ये आपका 1858 का है, ठीक है। सबसे पहला वाला भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1858। अब देखो इसके पहले तक हम लोग जान चुके थे कि भारत सरकार जो ब्रिटिश क्राउन है, भारत में जो आपका क्राउन ईआईसी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उससे सारी चीजें ले चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले तक देखिए सबसे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद क्या आया, गवर्नर ऑफ इंडिया आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया। इस वाले में क्या किया, उसने वायसराय बना दिया, ठीक है। अब ओवरऑल जहां पर हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे और आपके पास अलग अलग जगह के गवर्नर, हमारे जो उसके पूरे ओवरऑल इंडिया का तो गवर्नर जनरल था, लेकिन अलग अलग जगह वो काउंसिल्स के मेंबर्स को सचिव बना के रख दिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इस वाले में क्या किया उसने कि ओवरऑल इंडिया का एक वाइसरॉय बनाया और स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया। देखिए इसको जरा सा, या स्टेट काउंसिल, काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है, यानी कि भारत परिषद बनाया, भारत परिषद, ठीक है। ये ओवरऑल इंडिया का होगा, ओवरऑल भारत का होगा, यानी कि ये सब बातें कहाँ की होंगी, ब्रिटिश भारत की होंगी। कहाँ की होंगी, ब्रिटिश भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे पास लगभग उस समय कितने थे, 11 प्रिंसली स्टेट्स और आपके फेडरल लैंड्स थे, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशंस थे, सॉरी प्रिंसली लैंड्स और प्रोविंशंस थे, ठीक है, ओवरऑल भारत का। और इसमें मेंबर्स कितने होंगे, इसमें मेंबर्स या सदस्य आप बोलोगे 15 होंगे। सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में ईआईसी पूरी तरह से हट चुकी थी। ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंदर था। एवरीथिंग इन ब्रिटिश क्राउन, एवरीथिंग इज इन ब्रिटिश क्राउन हैंड। सब कुछ क्या था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तक याद करिए पीछे वाले में, वो सब खत्म कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को क्या किया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बना, जिसमें हमारे पास 15 क्या है, 15 मेंबर्स हैं। स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। ये जो आपके 15 मेंबर्स थे और ये सारे असिस्टेंट कर रहे थे, किसको असिस्टेंट कर रहे थे, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। लिखिए इसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसके हाथों में सारी चीजें दे दी, सारे पावर्स, ऑल पावर्स जो कि किसके हाथ से थे, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थे, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थे। वो इसको बोला कि तुम हैंडल करोगे सारी चीजें, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने सारी चीजें इसको हैंडल करके दी। इसके पहले जितना भी डायरेक्टर काउंसिल सबको खत्म कर दिया और सीधा सीधा काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया, जिसमें कि 15 मेंबर थे। इसलिए जो पहले हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। अभी क्या बना, सिर्फ एक वायसराय बनेगा। तो इसके थ्रू क्या आया, वायसराय आया, इसके थ्रू क्या आया, वायसराय आया, ठीक है। तो आपके भारत शासन अधिनियम 1858, याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1858 के थ्रू वायसराय बना, वायसराय जैसा प्रावधान आया। और भारत का सबसे पहला वायसराय कौन बना, हाँ, सबसे फर्स्ट वायसराय जो था वो कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये सेक्रेटरी तो अपने ये ब्रिटिश जो काउंसिल बनी थी उसका हेड था ना, हाँ नहीं, ये जो, हाँ बिल्कुल, आपका जो ये इंसान जो है वो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा, मतलब भारत में जितने भी चीजें होंगी ये उसको कंट्रोल करेगा। और वो जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी नीतियां, ये सब देखो ब्रिटिश का सिर्फ भारत में नहीं था, और भी जगहों पे था। तो भारत की चीजों को ये देखेगा, समझ में आ रहा है, भारत की चीजों को ये देखेगा। जैसे याद करिए हम लोग एक बार 1857 की जब क्रांति कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला था कि राजपूताना का रेजिडेंट, राजपूताना मतलब कि भारत में बहुत सारी रियासती राज्य थे, सभी रियासती राज्यों का कुछ कुछ नहीं हुआ, तो जो राजपूताना का रेजिडेंट था वो दिल्ली बैठा था और वो उन चीजों को हैंडल करता था, ठीक है। उसी तरह ये है, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861। अब देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि हमारे पास लेजिस्लेटिव बने थे, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका बन चुकी थी, और एग्जीक्यूटिव्स यानी कि कार्यपालिका,
ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए इसके पहले हम लोग के पास क्या था कि ऑलरेडी एक आपके गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, राइट। अब देखिए इस वाले में क्या हुआ, इस परिषद में हमारे पास जो वायसराय आ गया, वायसराय की अपनी जो लेजिस्लेटिव परिषद थी, ठीक है, और अपनी एक आपकी एग्जीक्यूटिव थी। तो इस लेजिस्लेटिव परिषद में 3 भारतीयों की एंट्री, इंपॉर्टेंट यही है इसमें। क्या है कि ये है आपकी किसकी, वायसराय की, वायसराय की यानी लॉर्ड कैनिंग की। इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या परिषद है, इसमें आपके 3 इंडियंस की, 3 भारतीयों की एंट्री बोलोगे, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर्स का आप बोलोगे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन है विकेंद्रीकरण। ये जो मद्रास और बॉम्बे वाला है ना, इस मद्रास और बॉम्बे में भी लेजिस्लेटिव पावर्स को दिया गया है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन किया उसने, सेंट्रलाइजेशन किया था। इसमें सिर्फ आप इतना बोलोगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, इस लेजिस्लेटिव पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया यानी कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे कर सकता है, विकेंद्रीकरण कैसे कर सकता है, आपके ये जो मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे को क्या दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स का थोड़ा सा अंश दिया गया, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। बॉम्बे को भी दिया गया, बॉम्बे को अलग कर दिया, तो अलग नहीं किया था, मतलब एक प्रोसेस दिया गया था पावर्स के लिए। लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये जो 3 भारतीय थे, देखिए ब्रिटिश जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो भारतीयों को हमेशा कुछ झमेला होने के बाद उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप कैसे दे दिया, देखिए ये जो एक्ट बना ब्रिटिश परिषद वाला, इसमें क्या किया उसने, बोला कि मेरे जो आपका वायसराय है उसके अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधायिका होती है। विधायिका में हम देखिए 3 भारतीयों को एंट्री देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये 3 भारतीय जो थे नॉन ऑफिशियल, कैसे थे, नॉन ऑफिशियल, आधिकारिक नहीं थे, ऑफिशियली अधिकार उनको नहीं था, ठीक है। तो ये 3 जो आपके इंडियंस है ये नॉन ऑफिशियल। अब जब वो ऑफिशियल नहीं है तो क्या तुम मूक दर्शक वहां बनाना चाहते हो उन्हें, तुम उसको मूक दर्शक बना रहे हो, इसका मतलब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, यही इंपॉर्टेंट है इस वाले में। नेक्स्ट लिखिए, भारत परिषद अधिनियम। देखिए इसमें पहली बार इनडायरेक्ट चुनाव, मतलब क्या, डायरेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट प्रतिनिधित्व करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब सीधे नहीं, इधर उधर घुमा के। तो इनडायरेक्ट आपका क्या हुआ, चुनाव आयोजित किया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए इसमें। तो देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव को सबसे फर्स्ट टाइम इसमें क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ आप बोलोगे ये अप्रत्यक्ष चुनाव पता है कैसे थे, नॉमिनेटेड थे, ठीक है, नॉमिनेटेड। अप्रत्यक्ष चुनाव भी हो रहा है, नॉमिनेट भी किया जा रहा है, वही भारतीयों को नॉमिनेट करेंगे, वही लोग को नॉमिनेट करेंगे जो उनके बुलाने को। काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव थी, मतलब कि विधायक जो परिषद थी, विधायिका जो थी उसको बढ़ाया गया, उसका जो साइज है उसको इंक्रीमेंट किया गया। तो विधायिका को बड़ा किया गया, ठीक है। तीसरा लिखिए, विधायिका को बड़ा किया गया, तो विधायिका जो फंक्शंस थे, जो उसके कार्य थे, उसको भी बड़ा किया गया, उसको और पावर्स दिए गए, और साथ ही साथ बोला गया कि उसमें बजट डिस्कस होगा, बजट, ठीक है, जो हम लोग बजट होता है उसको भी डिस्कस किया गया। साथ ही साथ वो जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव्स पर क्वेश्चंस राइज किए गए। एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी कार्यपालिका पर क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। तो विधायिका को तो बढ़ा गया, साथ ही साथ इसके पावर्स को इनलार्ज किया गया, पावर्स या शक्तियों को बढ़ाया गया, साथ ही साथ इसके जो फंक्शंस थे, इसके फंक्शंस या आप कार्य बोलोगे, कार्य को भी बढ़ाया गया, जिसमें आपको बजट डिस्कस होगा, और साथ ही साथ आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर भी प्रश्न उठाए जाएंगे, प्रश्न उठाए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। क्या है, भारत परिषद अधिनियम, 1990, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें की गई। सबसे पहले तो ये इतने चालाक हो जो
ये एक्ट जो था ना, पहला अंश डाला किसका, कम्युनल, जो कम्युनल जो भावना है, जो कम्युनल फीलिंग्स है हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर, ये सबसे पहले इसने डाला। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, या आप कहोगे इसको मॉर्लेमेंटो सुधार। तो वही कहेगा कि इसके पहले में जो गलतियां हुई है वो इसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं, इसलिए मार्लियामेंट में सुधार करेंगे। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि इसमें सबसे पहले पता है क्या लिया गया, कि वहां पर जो आपके नॉमिनेटेड हो रहे थे इलेक्शंस ना, यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे कि रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और ये काफी फेमस रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फेमस जो प्रसिद्ध रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव का, प्रत्यक्ष चुनाव का। और प्रत्यक्ष चुनाव में किसको लिया जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो, उसके लिए। तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर कम्युनल इलेक्शंस के लिए बात की गई। कम्युनल इलेक्शंस होंगे जो कि सेपरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव होंगे, इसके लिए मुस्लिम्स के लिए, तो इसका मतलब क्या है, एक सांप्रदायिकता की भावना को इंसर्ट कर दिया, साथ ही साथ इसमें क्या किया गया कि आप बोलोगे कि जो आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यानी कि विधायिका की परिषद थी, विधायी परिषद आप बोलोगे, विधायी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसका क्या किया गया, लोगों को, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई, आप बोलोगे 16 से सीधे 60 कर दिया गया। क्या किया गया, 16 से सीधे 60 कर दिया गया। किसी क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ रहे थे नहीं कि ये वाला काउंसिल ऑफ इंडिया, यही कर रहे थे ना, कि उन्होंने क्या किया था, सब चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, ठीक है। तो इस लेजिस्लेटिव का नाम पहले क्या था बताइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। प्रीवियसली इसका नाम पहले ये नाम था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया इसको, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इंपीरियल विधायी परिषद। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, सबसे पहली बार एक भारतीय को इसमें नियुक्त किया गया, ठीक है। पहली बार वॉयसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक भारतीय को लिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात चल रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वॉयसराय की, कैनिंग की। याद करिए, इसके पहले हम लोग जानते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 15 से 60 कर दिया गया था, लेकिन नॉन ऑफिशियल 3 भारतीयों को रखा गया था। लेकिन इस बार क्या किया गया, इस पार्लियामेंट को सुधार, बोला ठीक है चलो लेजिस्लेटिव में भी है, हम लोग एग्जीक्यूटिव में भी कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय को इनपुट किया गया, इंडियन को इनपुट किया गया, एक भारतीय को सम्मिलित किया गया। वहाँ पर आपकी कार्यकारिणी परिषद, किसकी कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को लिया गया, और जिसका नाम क्या था, सत्येंद्र सिन्हा। अंग्रेज थे तो बहुत चालाक, ठीक है। इसके पहले में उन्होंने नॉन ऑफिशियली आपके विधायी परिषद में 3 भारतीयों को लेकर रखा था, बट वो नॉन ऑफिशियल थे। इस बार पार्लियामेंट में बोला ठीक है भैया, जो हमारी गलतियां हुई हैं हम लोग इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये सुधार की बात आई, बोला ठीक है, उस वक्त लेजिस्लेटिव में था, इस बार मैंने एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। तो एग्जीक्यूटिव जो वॉयसराय की काउंसिल थी, वॉयसराय कौन, हमारे कैनिंग, ठीक है। तो वॉयसराय की जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक भारतीय को रखा गया, ठीक है। कौन, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। और ये सत्येंद्र सिन्हा जो है एक लॉ मेंबर की तरह थे, मतलब आपके कानूनी सदस्य की तरह है, लॉ मेंबर बोलोगे या कानूनी सदस्य की तरह इनको शामिल किया गया था। क्लियर है ना, क्लियर है। इंडिया एक्ट, बस इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना हमेशा, जो पीछे के सारे हैं ना, मैं उन्हीं सारी चीज़ों को बता रही हूँ इस वाले डिवीजन में, जो क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे तो बहुत सकते हैं, एक्ट में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, बट वी आर डिस्कसिंग द मेन, जिसमें से कुछ आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना, आपको रिसर्च नहीं करना, आपको सब्जेक्ट पेपर नहीं लेना, हम लोग सब्जेक्ट वाले तो एग्जाम्स हैं नहीं अपने के एमसीक्यूज में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1990, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है, अरे सुधार मतलब रिफॉर्म, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म, इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सबसे पहली बात पता है इसमें क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से बढ़ाया गया, काउंसिल जो आपकी विधायी परिषद है, विधायी परिषद है, उसको क्या किया गया, फिर से बढ़ाया गया। पहले कितना बढ़ा गया, 16 से 60 किया गया था, अब 60 से 140 कर दिया गया, 60 से 140 इंक्रीज किया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो सेंट्रल के सब्जेक्ट्स थे, यानी कि आप हमारे पास विषय होते हैं ना कि केंद्र कौन कौन के विषय पे ध्यान करेगा, था ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, तो उसी तरह ये जो सारी चीजें ना पहले से हो गई थी कि यहाँ पर जो आपके सेंटर में जो सब्जेक्ट्स थे उनका क्या किया गया, द्विसदनात्मक किया गया, बिकैमरलिज्म, इनका जो सेंटर के विषय थे, सेंटर के जो विषय थे उनका क्या किया गया, द्विसदनात्मक, सदनात्मक यानी कि बाइकैमरलिज्म किया गया। पहली बात यानी कि जो हमारे केंद्र पर सरकार होगी वो द्विसदनात्मक होगी, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं केंद्र में जो सरकार होगी वो हमारी क्या होगी, द्विसदनात्मक होगी, द्विसदनात्मक, पहली चीज हमने। फिर यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि प्रोविजनल्स आ गए, प्रोविजनल सब्जेक्ट्स आ गए, सब्जेक्ट्स यानी कि पहले जो केंद्र के पास विषय थे जिन विषयों पर वो डिस्कस करेगा, अब क्या हुआ कि प्रांतों से डिस्कस करेगा प्लस केंद्रों के पास विषय होंगे अपने अपने, ठीक है। द्विशासन प्रणाली, द्विशासन प्रणाली यानी कि इसको हम क्या कहेंगे बताओ, द्विशासन प्रणाली होगी, द्वैत शासन जो प्रांतों में अलग होता है उसको द्वैत शासन बोलो, द्विशासन बोलो, डाई सिस्टम, ठीक है। डाई सिस्टम है यानी कि प्रांतों के पास सब्जेक्ट्स होंगे और आपके केंद्र के पास सब्जेक्ट, तो ओवरऑल जो केंद्र सब्जेक्ट थे वो कुछ ट्रांसफर्ड हो जाएंगे और कुछ रिजर्व जो केंद्र का केंद्र के पास ही रिजर्व रखेगा। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स थे आपके, जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स थे पहले, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो विषय थे पहले वो विषय क्या हो गए, प्रांतों में चले गए और केंद्र में चले गए, और ये प्रांतों और केंद्र में जो चले गए उसमें से कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ स्थानांतरित हो गए और कुछ रिजर्व रह गए, संरक्षित रह गए, रिजर्व्ड रह गए या संरक्षित रह गए। किसके पास संरक्षित रहेंगे, केंद्र के पास, ठीक है, केंद्र के पास संरक्षित रह गए और कुछ स्थानांतरित हो गए कहां पर, प्रांतों के पास, ठीक है, कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ रिजर्व रह गए। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो रिजर्व रह गए उन पर जो काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर का कोई भाग नहीं है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके पहले के जो एक्ट्स थे उन पहले के एक्ट्स में हम लोग ने सिविल सर्विसेज के लिए सबके दरवाजे खोल दिए, मतलब इंडियन के भी लिए भी सिविल सर्विसेज के दरवाजे खोले, पर इस वक्त क्या किया गया, इस वक्त आपके पब्लिक कमीशन सर्विसेज बनाए गए, यानी कि लोक सेवा आयोग बनाया गया। देखिए थोड़ा सा, पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापित किया गया या एस्टैब्लिश किया गया, क्या एस्टैब्लिश यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बस तो आपके 60 थे वो लेजिस्लेटिव में थे, एग्जीक्यूटिव तो कार्यकारिणी काउंसिल होते, कार्यकारिणी परिषद, ठीक है। देखिए तीन का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, तो वही कह रही हूँ कि जो आपकी वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, किसकी, वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि आपकी कार्यकारिणी परिषद, वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें क्या थे, वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 से 6 मेंबर बढ़ा दिए गए, तो ध्यान दीजिए 6 मेंबर्स कर देंगे और ये 6 मेंबर्स अलग होंगे कमांडर इन चीफ से, कमांडर इन चीफ के अलावा, ठीक है, कमांडर इन चीफ के अलावा इसमें 3 से 6 बढ़ा दिए गए,
6 बढ़ा दिए गए और ये सभी क्या होंगे, ये सभी 6 जो होंगे वो भारतीय होंगे। ये सभी 6 जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे या भारतीय होंगे। 19 वाला है हाँ उसमें या पहले वाले की बात नहीं, ये वाला जो हम बता रहे हैं वो 1919 का एक्ट है। है? लोक सेवा आयोग हाँ, बनाने- लोक सेवा आयोग बनाया गया। लोक सेवा, इसके पहले क्या था, सिविल सर्विस था बस, ठीक है। इसमें लोक सेवा आयोग बनाया गया कि जनता पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर थे उसको 6 किया गया, वो भारतीय होंगे। साथ ही साथ द्विसदनात्मक होगा प्रांतों में और आपके सेंटर पर जो विषय होंगे, जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको ट्रांसफर या रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे द्विसदनात्मक, या आप बोलोगे कि सेंट्रल लेवल पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और द्वैध शासन प्रणाली लिया गया, जहाँ पर आपके प्रांतों में अलग होगा और आपके यहाँ पर अलग होगा। नेक्स्ट लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको भारत शासन अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम। ये क्या है, 1935 का। इसमें बहुत सारी चीजें ली गई। पहली चीज तो इसमें ये लिया गया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो विषयों के ऊपर द्विसदनात्मक थे, डाई सिस्टम था, इनका प्रोविनेंसेस का, ठीक है, वो खत्म कर दिया गया, ठीक। और प्रोविनेंस को स्वतः ही अपना शासन चलाने की छूट दे दी गई, ठीक। तो क्या हो गया इसका मतलब, आप लिखेंगे क्या कि जो आपके प्रांत थे, प्रांतीय राज्य थे, प्रांतीय क्षेत्र थे, उनको क्या किया गया, तो द्विसदनात्मक बना दिया गया। वो अपना शासन स्वतः ही चलाएंगे, शासन इनके थ्रू चलाएंगे, ठीक है, इनके थ्रू शासन चलाएंगे। दूसरी चीज क्या किया गया, 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 विषयों में डिवाइड किया गया। जो आपके डिस्कस करने वाले विषय थे, उन 3 विषयों को डिस्कस किया गया। कौन कौन से विषय थे, संघ सूची, इसमें कितने थे आपके 59, यानी कि सेंटर फेडरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आपकी क्या थी, प्रांतीय सूची आपकी, ठीक है, इसमें 56 थे। और फिर आपके समवर्ती सूची में कितने थे, 36 थे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे कि ये विषयों का हो गया। विषय के बाद आपके पास क्या आया था बताओ, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट किसके पास आया, गवर्नर जनरल के पास रहेगा, अधिकार मेनली यहाँ पर। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर किसकी स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर ये फेडरल, यानी कि संघीय न्यायपालिका, ये सारी चीजें क्या थी इसकी, इंपॉर्टेंट थी। ये सारी में डायकाइक सिस्टम था। इसके पहले जो हम लोग देखे थे, ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, किसके लिए रखे थे, वो प्रांतों में रखे थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, ये जो द्विसदनात्मक सिस्टम है, ये आप कहाँ पर रखे हैं, केंद्र में। सदनात्मक प्रणाली कहाँ पर रखी है उन लोगों ने, केंद्र में, यानी कि सेंटर पर। आप बोलोगे डाई सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर पर, ठीक है। तो पहले जो हमारा सेंट्रल काउंसिल था ना, सेंट्रल काउंसिल था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी कि केंद्र परिषद या संघीय केंद्रीय परिषद, इसको क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया, अच्छा। अब ये जो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि द्विसदनात्मक, ठीक है, ये द्विसदनात्मक किन प्रांतों को दिया गया था, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों को। देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक की जो अधिकारिता दी हुई थी, ठीक है। पहले क्या था, पहले क्या था कि दोनों काम करेंगे, सब्जेक्ट्स का इधर उधर हो गया। हाँ, द्विसदनात्मक जो दिया गया वो 11 में से 6 प्रांतों को दिया गया अधिकार, ठीक है। कौन से, द्विसदनात्मक। और सदनात्मक का केंद्र में डायआर्की सिस्टम या द्विसदनात्मक द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन व्यवस्था का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर। कौन से 6 में दिया गया, कौन सा, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, यूनियन केंद्र शासित। और ये सभी उन्हीं जगहों पर, याद रखना, कोई पॉइंट छूट भी गया तो ये सब उन्हीं जगहों पर होगा जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश शासन चल रहा है, रियासती शासन नहीं चल रहा है। ये सारी समस्या कहाँ पर उत्पन्न होगी, ब्रिटिश शासन के उधर भी उत्पन्न होगी। क्लियर है, और कोई पॉइंट तो छूट तो नहीं गया।
सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये आपका क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज इसमें जो मैंने सूचियों के जो नंबर्स बोले हैं उन सूचियों के नंबर जरूर याद रखना, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। तो लिखिए भारत स्वतंत्रता या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि भारत को डिक्लेयर किया गया, भारत को बोल दिया गया, ठीक है, भारत को डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और सॉवरन यानी कि संप्रभुता वाला देश भारत को डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दो चीजें की गई, एक तो आपके जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है वायसराय, और प्रांतीय लेवल पर काम करता है गवर्नर जनरल या वो तो गवर्नर से, ठीक है। ये कौन काम करता है, प्रोविंसेस में यानी कि प्रांतों पे, और ये कहाँ पे काम करता है, केंद्र पर या सेंट्रल पर, ठीक है। इन सबको क्या किया गया, संवैधानिक किया गया, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। साथ ही साथ आप बोलोगे डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल या आप ये बोल सकते हो डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन कार्य करेगी कहाँ पर, लेजिस्लेचर्स पर, किसके लेजिस्लेचर असेंबली पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनेगी जी जो वॉइस के जो पद हैं उनको संवैधानिक होगा। हाँ, इनको संवैधानिक पोस्ट बना दिया गया है। फंक्शंस बता दिया गया। ये डुअल फंक्शंस का मतलब क्या है कि देखिए पहली बात तो ये डिक्लेयर किया गया कि सेंटर लेवल पे बोलो या आप प्रोविजनल प्रांतीय स्तर पर बोलो, केंद्रीय स्तर या आप प्रांतीय स्तर पर बोलो, प्रांतीय स्तर पर, इन दोनों स्तरों पर उत्तरदायी सरकार बनेगी, उत्तरदायी सरकार बनेगी यानी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, ठीक, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। साथ ही साथ ये वायसराय वाला केस बता देंगे, जो पोस्ट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये बताया कि डुअल फंक्शन यानी कि किसके डुअल फंक्शंस, आपके जो लेजिस्लेटिव होंगे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे वो आपके उत्तरदायी या डोमिनेंट या आप बोलोगे एक संप्रभुता वाला असेंबली होगी, जो बॉडी होगी उसमें संप्रभुता आएगी, मतलब वो अपने नीतियां खुद बनाएगी, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगी। तो सीधा सीधा अगर हम मोटे तरीके पर बोले तो हम बोलेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी इनकी, वो क्या होगा, संप्रभुता वाला होगा, संप्रभुता वाला कॉन्स्टिट्यूट बॉडी होगी, क्लियर है। संप्रभुता वाला कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि आप बोलोगे विधानसभा जो होगी वो क्या होगी, संवैधानिक होगी, संप्रभुता पूर्ण होगी, वो अपने डिसीजंस खुद बनेगी। यही मेन आपके इस इंडियन एक्ट में था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता। तो ये सारे जो लगातार कल की क्लास और आज की क्लास, ये दोनों क्लासेस में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, रिवीजन किया इसका। ये आपके जो भारत का जो स्वाधीनता मिला उसके पहले ब्रिटिशर्स ने क्या ब्रिटिश में उसमें ईआईसी भी आती है, कुछ हद तक तो ईआईसी ने काम किया, फिर कुछ हद तक आपके चार्टर एक्ट के बाद आपका पूरा काम ले लिया था, लास्ट चार्टर एक्ट में काम ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। तो उस वक्त कितने एक्ट बने, उस वक्त कितने नियम कानून अधिनियम जो भी है भारत में लागू किया गया, सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सब इन्हीं इंपॉर्टेंस में से आता है, ठीक है, ओके।